सिस्टम डिजाइन में जब कोई बोलता है ना 10 मिलियन यूजर्स के लिए स्केल करना है और आप सीधा आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर देते हो, तो समझ जाओ यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आओ इसको मैं 30 सेकंड में प्रूव करता हूं। मान लीजिए दो अलग सिस्टम्स हैं और दोनों पर 10 मिलियन यूजर्स का टैग लगा है, लेकिन पहले सिस्टम पर पीक ट्रैफिक में 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं और वर्कलोड मोस्टली रीड हैवी है। दूसरे सिस्टम पर भी वही 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, लेकिन वर्कलोड मोस्टली राइट हैवी है। ट्रैफिक नंबर सेम है, लेकिन वर्कलोड अलग है और इसीलिए आर्किटेक्चर डिसीजंस भी अलग होंगे। रीड हैवी सिस्टम में कैशिंग और रीड रेप्लिकास काफी लोड ऑफलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉटलनेक डेटाबेस राइट्स हैं तो एक और रीड रेप्लिका ऐड करने से राइट कैपेसिटी नहीं बदलेगी। इसीलिए जब कोई पूछता है शार्डिंग डाल दें, काफका लगा दें या माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दें, तो वो गलत सवाल पूछ रहा है, क्योंकि अभी तो हमने ये पूछा ही नहीं 10 मिलियन रजिस्टर्ड हैं, डेली एक्टिव हैं या पीक पे कितने कंकरेंट हैं और यूजर्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मेनू ब्राउज, ऑर्डर या पेमेंट। इसीलिए आर्किटेक्ट का पहला सवाल टेक्नोलॉजी नहीं होती, पहला सवाल होता है वर्कलोड क्या है। चलिए अब इस प्रिंसिपल को तड़का में अप्लाई करते हैं। पार्ट 1 में हम तड़का को 1 यूजर से 1 मिलियन यूजर्स तक स्केल कर चुके हैं। उसका करंट आर्किटेक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के लिए जितना कंटेक्स्ट चाहिए वो मैं यहीं देता चलूंगा। तो चलो तड़का को वहीं से कंटिन्यू करते हैं और पूरे वीडियो में एक आर्किटेक्ट रूल फॉलो करेंगे। जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आती कोई भी नया कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे। प्रॉब्लम पहले, टेक्नोलॉजी बाद में। तो तड़का में पहली प्रॉब्लम क्या दिख रही है? पीक ट्रैफिक आते ही मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे एक पैटर्न दिखने लगता है। रीड्स तो स्केल हो गई हैं, लेकिन राइट्स स्ट्रगल कर रही हैं। क्यों? चलो अब देखते हैं राइट्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मेनू ब्राउज करना है, रेस्टोरेंट डिटेल्स देखना, रेटिंग्स चेक करना। इन रीड्स का काफी लोड रेडिस और रीड रेप्लिकास ऑलरेडी ऑफलोड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर स्टेटस चेंज होता है या डेटाबेस में कोई परसिस्टेंट डेटा अपडेट होता है, हमारे करंट सिंगल प्राइमरी सेटअप में ये राइट्स प्राइमरी को हैंडल करनी पड़ती हैं। अब पीक ट्रैफिक आता है और डैशबोर्ड पे पैटर्न क्लियर होने लगता है। रीड रेप्लिकास हेल्दी हैं, लेकिन प्राइमरी डेटाबेस की राइट लेटेंसी बढ़ रही है। सीपीयू और स्टोरेज आईओ भी सैचुरेशन के पास जा रहे हैं। अब सोचो इसका इम्पैक्ट यूजर को कहाँ दिख रहा है? ऑर्डर प्लेस होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो देखा आपने, अब हमारे पास एविडेंस है, प्रॉब्लम राइट पाथ में है। तो यहाँ तड़का टीम के जूनियर डेवलपर राहुल ने सोचा एक और रीड रेप्लिका ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? आपको थोड़ी और रीड कैपेसिटी मिल जाएगी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम रीड्स की है ही नहीं, बॉटलनेक प्राइमरी का राइट पाथ है और एक और रीड रेप्लिका उस बॉटलनेक को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो क्या अब सीधा शार्डिंग? नहीं, अभी भी नहीं। शार्डिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो उससे पहले हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस को देखेंगे। अननेसेसरी राइट्स तो नहीं हो रही, ट्रांजैक्शंस अननेसेसरी लॉन्ग तो नहीं चल रही, क्या कुछ इंडेक्सेस राइट कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ा तो नहीं रहे? पहले देखो जो सिस्टम ऑलरेडी है उसमें सेफली और कितनी कैपेसिटी निकाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए हमने अननेसेसरी राइट्स हटा दिए, ट्रांजैक्शंस ऑप्टिमाइज कर दिए, इंडेक्सेस भी रिव्यू कर लिए और प्राइमरी को सेंसिबल रूम देने के बाद भी पीक ट्रैफिक पे राइट वर्कलोड सिंगल प्राइमरी की प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रैक्टिकली चेंज हो गई है। अब एक सिंगल प्राइमरी को और पुश करने के बजाय राइट लोड को मल्टीपल डेटाबेस पार्टीशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना एक सीरियस ऑप्शन बन जाता है और इसी अप्रोच को हम यहाँ शार्डिंग के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। अब ये शार्डिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता तो उसका डीप डाइव वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन 4 शार्ट्स बना देना इजी पार्ट है, असली डिसीजन अब आता है। डेटा को बांटेंगे किस बेसिस पे? यूजर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, ऑर्डर आईडी या सिटी? क्योंकि अगर शार्ट की गलत चूज हो गई तो 4 डेटाबेसेस होने के बाद भी लोड एक ही शार्ट पे कंसंट्रेट हो सकता है। तो अब हमें राइट्स को मल्टीपल डेटाबेस शार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए हमने 4 शार्ट्स बना दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कौन सा ऑर्डर किस शार्ट पे जाएगा? यही शार्ट की डिसाइड करती है कि शार्डिंग एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी या सिर्फ आर्किटेक्चर डायग्राम बड़ा हो जाएगा। चलो इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने सिटी के बेसिस पे शार्ट कर दिया,
मुंबई का डेटा एक शार्ट पे, दिल्ली का दूसरे पे, बेंगलुरु का तीसरे पे, पुणे का चौथे पे। सुनने में लॉजिकल है, लेकिन फ्राइडे नाइट को मुंबई से डिस्प्रपोर्शनेट ट्रैफिक आ गया। मुंबई वाला शार्ट 90% लोड पे चला गया और बाकी शार्ट्स 20 से 25% पे आराम से बैठे हैं। टेक्निकली 4 डेटाबेसेस हैं, लेकिन लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इसे कहते हैं हॉट शार्ट। तो चलो सिटी की जगह मान लीजिए हम यूजर आईडी का हैश यूज करते हैं। इससे डेटा शार्ट्स के अक्रॉस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका मतलब ट्रैफिक भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जरूरी नहीं है। और प्रॉब्लम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हम डेटा एक्सेस कैसे करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल यूजर के सारे ऑर्डर्स चाहिए और वो डेटा यूजर आईडी के साथ कोलोकेटेड है, तो क्वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। लेकिन अगर प्रोडक्ट टीम आके बोले मुझे आज पूरे पुणे के सारे ऑर्डर्स दिखाओ, अब पुणे का ऑर्डर तो मल्टीपल शार्ट्स में पड़ा हो सकता है। ऐसे में मल्टीपल शार्ट्स क्वेरी करने पड़ेंगे और रिजल्ट्स एग्रीगेट करना पड़ेगा। शार्ट की सिर्फ स्टोरेज डिसाइड नहीं करती, आपके एक्सेस पैटर्न की कॉस्ट भी डिसाइड करती है। और अभी तो हमने सिर्फ रीड्स की प्रॉब्लम देखी है, राइट्स में प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग है। पहले जब रिलेटेड डेटा एक ही डेटाबेस में था, तो मल्टीपल अपडेट्स एक लोकल ट्रांजैक्शन में हो सकते थे। सब सक्सेसफुल तो कमिट, बीच में कुछ फेल हुआ तो रोल बैक, सिंपल था। लेकिन अब मान लीजिए वही बिजनेस ऑपरेशन अलग अलग शार्ट्स का डेटा टच कर रहा है। पहला अपडेट सक्सेसफुल हो गया और दूसरा फेल। अब एक सिंगल लोकल डेटाबेस ट्रांजैक्शन से दोनों शार्ट्स को एटॉमिकली हैंडल नहीं कर सकते। अब कंसिस्टेंसी एप्लीकेशन लेवल पे कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी और ये कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल डेटाबेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसको हम किसी डेडिकेटेड वीडियो में प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डीप डाइव ऑन शार्डिंग लिख दीजिए कमेंट्स में। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, शार्डिंग सिर्फ क्वेरीज कॉम्प्लेक्स नहीं करती, राइट्स और कंसिस्टेंसी को भी कॉम्प्लेक्स कर सकती है। तो शार्ट की चूज करते वक्त सिर्फ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक्सेस पैटर्न्स और क्रॉस शार्ट ऑपरेशंस की भी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। और शार्ट की केयरफुली चूज करने का एक और रीजन है, इसे बाद में चेंज करना एक्सपेंसिव है। अगर मान लो आपके सिस्टम में कैशे टीटीएल गलत है तो ट्यून कर सकते हैं, लेकिन अगर शार्ट की बदली तो प्रोडक्शन में पोटेंशियली बहुत सारा लाइव डेटा रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पॉसिबल है लेकिन चीप नहीं है। अब तड़का की राइट्स मल्टीपल शार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन एक असम्पशन अभी भी बची है। यहाँ डेटा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया? जरूरी नहीं। और ये डिफरेंस अब रेडिस में और क्लियरली दिखेगा। अब तड़का का रेडिस भी सिंगल नोड नहीं है। मान लीजिए रेडिस क्लस्टर है और डेटा मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेचुरली लगता है अब तो कैशे भी स्केल हो गई। लेकिन प्रोडक्शन डैशबोर्ड पर एक अलग ही सीन दिख रहा है। अब एक रेडिस नोड पर हैवी ट्रैफिक है, जबकि बाकी नोड्स कंपैरेटिवली नॉर्मल हैं। अब सवाल है, अब तो कैशे भी स्केल हो गई, भी एक ही नोड पर इतना लोड क्यों? मान लीजिए किसी पॉपुलर फूड इन्फ्लुएंसर ने एक रेस्टोरेंट की रील डाल दी, सडनली हजारों यूजर्स एक साथ उसी रेस्टोरेंट का मेनू देखने लग गए। रेडिस क्लस्टर में कीज हैश स्लॉट्स में मैप होती हैं और हर स्लॉट को एक पर्टिकुलर प्राइमरी नोड सर्व करता है। तो अगर उस पॉपुलर रेस्टोरेंट का मेनू एक स्पेसिफिक की में कैश्ड है, तो उस हॉट की का हैवी ट्रैफिक उस हैश स्लॉट को सर्व करने वाले नोड पे कंसंट्रेट हो सकता है। यही है हॉट की प्रॉब्लम। तो यहाँ राहुल का पहला इंस्टिंक्ट आता है, 2 और रेडिस नोड्स ऐड कर देते हैं। लेकिन रुकिए, ओवरऑल क्लस्टर कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर बॉटलनेक एक ही की है तो एक्स्ट्रा नोड्स ऐड करने से उस की का ट्रैफिक स्प्रेड नहीं होगा। यहाँ भी सेम लेसन है, पहले बॉटलनेक समझो फिर कैपेसिटी ऐड करो। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्लस्टर कैपेसिटी नहीं, एक्सेस पैटर्न है। कभी कभी तो बेटर सोल्यूशन ये होता है कि रिक्वेस्ट रेडिस तक आए ही ना। रिलेटिवली स्टेबल रेस्टोरेंट मेटाडेटा के लिए शॉर्ट लिव लोकल कैशे यूजफुल हो सकती है, लेकिन प्राइस, स्टॉक या अवेलेबिलिटी को सेम पॉलिसी से ब्लाइंडली कैश नहीं करेंगे। और लोकल कैश भी इतना इजी नहीं है। जितनी जगह डेटा की कॉपीज रखोगे, फ्रेशनेस उतनी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट मेटाडेटा थोड़ा स्टेल चलेगा, हाँ ठीक है, हो सकता है। प्राइस या अवेलेबिलिटी स्टेल चलेगी, ये बिजनेस से पूछना पड़ेगा। इसीलिए कैशिंग का सवाल सिर्फ कितनी रीड्स है नहीं, डेटा कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है और स्टेल होने का इम्पैक्ट क्या है वो भी मैटर करता है। और कैशे के साथ एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैशे हिट पे नहीं, कैशे मिस का एग्जैक्ट मोमेंट पे आती है।
मान लीजिए वही पॉपुलर की एक्सपायर हो गई और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे 10,000 रिक्वेस्ट आ गई, सबको कैशे मिस मिला। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये 10,000 रिक्वेस्ट सीधा डेटाबेस तक पहुंच सकती हैं। कैशे आपको बचा रही थी और उसके एक्सपायर होते ही पूरा लोड एक झटके में डेटाबेस पे। इसे कहते हैं कैशे स्टैम्पीड। तो क्या हम 10,000 रिक्वेस्ट को डेटाबेस पे जाने देंगे? नहीं, एक को जाने देंगे, बाकी 9,999 को बोलेंगे भाई रुक जाओ, रिजल्ट आ रहा है। एक रिक्वेस्ट डेटाबेस से डेटा लाए और कंकरेंटली वेट कर रही बाकी रिक्वेस्ट्स उसी रिजल्ट को रीयूज कर लें। इसी आइडिया को कहते हैं रिक्वेस्ट कोलेसिंग या सिंगल फ्लाइट। तो अब डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैशे के प्रॉपर बॉटलनेक्स भी एड्रेस कर दिए और तड़का नेक्स्ट लेवल का ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। लेकिन तड़का के साथ सिर्फ ट्रैफिक नहीं बढ़ा, इंजीनियरिंग टीम भी बढ़ गई। अब ऑर्डर टीम है, पेमेंट टीम है, रेस्टोरेंट टीम है और एक नई प्रॉब्लम दिख रही है। पेमेंट टीम को एक छोटा सा चेंज डिप्लॉय करना है, लेकिन डिप्लॉयमेंट अभी भी पूरे एप्लीकेशन के साथ कपल्ड है। और जैसे जैसे टीम्स इंडिपेंडेंटली मूव करना चाहती हैं, मोनोलिथ की बाउंड्रीज फ्रिक्शन क्रिएट करने लगती है। तो यहाँ क्या ऑप्शन है? क्या माइक्रो सर्विसेज? मे बी। और ये मे बी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसीलिए कि यूजर्स 10 मिलियन हो गए माइक्रो सर्विसेज ऑटोमेटिकली करेक्ट आर्किटेक्चर नहीं बन जाती। पहले एक सिंपल सवाल आएगा, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं क्या उनके लिए सेपरेट सर्विस बाउंड्रीज एक्चुअली यूजफुल हैं या नहीं? पेमेंट को देखिए, इसको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय करना है। पीक ट्रैफिक का स्केलिंग पैटर्न बाकी एप्लीकेशन से डिफरेंट हो सकता है। एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे की वजह से इसकी रिलायबिलिटी कंसर्न्स और फेलियर मोड्स भी अलग हैं और एक क्लियर टीम इसकी एंड टू एंड ओनरशिप ले सकती है। अब पेमेंट को अलग सर्विस बनाने के एक्चुअल रीजंस है हमारे पास। इसीलिए नहीं कि माइक्रो सर्विसेज स्केल करती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं जिसे इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय, इंडिपेंडेंटली स्केल और ऑपरेशनली ओन किया जा सके। और प्रॉपर रिसोर्स और फेलियर आइसोलेशन के साथ पेमेंट इश्यूज का ब्लास्ट रेडियस भी रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन हर मॉड्यूल के लिए सही नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट या ओनरशिप की नीड ही नहीं है तो सिर्फ आर्किटेक्चर मॉडर्न दिखाने के लिए सर्विस एक्सट्रैक्ट मत कीजिए। नेटवर्क कॉल्स, डेटा ओनरशिप और कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेबिलिटी और नए फेलियर मोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और वो कॉम्प्लेक्सिटी फ्री नहीं आती। इसीलिए कभी कभी आंसर माइक्रो सर्विस होता है और कभी एक वेल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलर मोनोलिथ बेटर आंसर होता है। आर्किटेक्ट का काम मैक्सिमम सर्विसेज बनाना नहीं है, जहां इंडिपेंडेंट बाउंड्री जस्टिफाई होती है सिर्फ वही बाउंड्री बनाना है। तो तड़का में हम पेमेंट को सेपरेट कर देते हैं। अब पेमेंट इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय और स्केल हो सकती है, बढ़िया। लेकिन एक सेकेंड, मान लीजिए ऑर्डर सर्विस हम नेटवर्क के थ्रू पेमेंट सर्विस को कॉल करती है और पेमेंट सर्विस आगे एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे को कॉल करती है। अब अगर वो गेटवे स्लो हुआ तो क्या होगा? पेमेंट तो अलग सर्विस है, लेकिन क्या उसकी स्लोनेस अब भी ऑर्डर सर्विस को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, अगर ऑर्डर उस रिस्पॉन्स का सिंक्रोनसली वेट कर रहा है। और यही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू होता है। सर्विस को सेपरेट कर देना फेलियर को ऑटोमेटिकली आइसोलेट नहीं करता। तो एक बार पूरी आर्किटेक्चर को फिर से देखिए। हमने 10 मिलियन यूजर्स सुनते ही शार्डिंग, काफका और माइक्रो सर्विसेज की शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाई। जब राइट पाथ एक्चुअली बॉटलनेक बना तब शार्डिंग आई। रेडिस में ट्रैफिक स्क्यू दिखा तब हॉट की प्रॉब्लम एड्रेस की। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट और ओनरशिप की नीड आई तब पेमेंट की बाउंड्री निकाली। हर स्टेप पे प्रॉब्लम पहले आई और टेक्नोलॉजी बाद में। और एज एन आर्किटेक्ट रियल वर्ल्ड सिस्टम डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। आर्किटेक्चर का मतलब ज्यादा बॉक्सेस बनाना नहीं है, आर्किटेक्चर का मतलब है सही प्रॉब्लम के लिए सही ट्रेड ऑफ चूज करना। और अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। पेमेंट तो सेपरेट हो गई लेकिन फेलियर नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक स्लो या फेलिंग डिपेंडेंसी को पूरे सिस्टम को स्लो करने से एक्चुअली कैसे रोकते हैं। और अगर आप वो वीडियो में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में लिखिए पेपर टू प्रोडक्शन। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस दिखा तो मैं ये सीरीज जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि पिछले रेडिस की सीरीज में मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए मैंने वो सीरीज बंद कर दी। अगर आप ये तड़का की कंप्लीट जर्नी फॉलो करना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करते रहिए। और अगर चैनल में नए हैं तो देसी आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये आर्किटेक्चरल डिसीजन सोचना सीखना चाहते हैं, कोड एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सीखना चाहते हैं, तो desiarchitect.com में जाके कोहोर्ट की वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जाने से पहले कमेंट्स में एक चीज बताइए,
अगर पेमेंट गेटवे स्लो हो रहा है तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? टाइम आउट, रीट्राई या सर्किट ब्रेकर? दिस इज दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।